सो लेट स्टार्ट। मिताली मैम, अपने बारे में कुछ बताएं। वर्तमान समय में आप क्या कर रही हैं? मेरा नाम डॉक्टर मिताली शाह है। वर्तमान समय में मैं असिस्टेंट प्रोफेसर साइकोलॉजी के रूप में एसओ एसोसिएट डिपार्टमेंट सीएमआर यूनिवर्सिटी बैंगलोर में काम कर रही हूँ। ऑलमोस्ट 6 मंथ हो गए हैं मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में काम करते हुए। और मैंने अपनी पीएचडी और मैंने अपनी सारी पढ़ाई एसकेएम यूनिवर्सिटी दुमका से कंप्लीट की है। ओके। उसके मैम, बाद या मैम, आपने बताया कि आप अभी बेंगलुरु में टीचिंग कर रही हैं। जी तो आपको पता होगा कि बेंगलुरु और बिहार की परिस्थिति बिल्कुल ही अलग है। वो एक एज ए सिलिकन सिटी माना जाता है और बिहार में बहुत सारी चुनौतियां हैं। क्या आपको पता है बिहार में टीचिंग प्रोफेशन में कौन कौन सी चुनौतियां हैं? इससे मुझे अवगत हैं? अ, अवगत नहीं पता मुझे, मतलब तो क्योंकि आप मैं बिहार में बिलोंग क्यों आना करती हूँ। चाहती हैं? बिहार में आने का रीजन ये है कि एक तो वहां से बिलोंग करती हूँ मैं। अपने एरिया में काम करने का, अपने नॉलेज को अपने एरिया में स्प्रेड करने का एक अलग ही चैलेंज रहेगा मेरे लिए, और एक अलग ही सुकून रहेगा जिसको वर्क सेटिस्फेक्शन हम लोग बोल सकते हैं। क्योंकि मैं बिलोंग करती हूँ वहां से, मैंने सारी पढ़ाई संथाल परगना से की है, जो एक लंबे अरसे तक बिहार का ही हिस्सा रहा है। तो बहुत अच्छी तरह से अवगत हूँ। वहाँ पे टीचर्स का अभाव है, वहाँ पे अच्छी शिक्षा नीति का अभाव है, वहाँ पे फैसिलिटीज का बहुत अभाव है। हम हमारे जब हम पढ़ रहे थे, या जब हम मतलब जब हम विद्यार्थी होते थे, हमें बहुत चीजों के बारे में पता तक नहीं था, जो शायद उस वक्त पता होता तो हमारी परिस्थितियां थोड़ी और अच्छा, डिफरेंट होती। ठीक है। तो तो मैं अभी चाहती हूँ कि मैं अपने ओके, स्टूडेंट्स को वो दे सकूँ वेरी गुड। वहाँ रह के। ओके, वेरी गुड। तो आप ये बताइए, आप तो यहाँ से पढ़ी लिखी हैं जैसा कि आपने बताया, तो अभी मुझे लगता है अगर बिहार के दृष्टिकोण से सोचें तो सबसे बड़ी चुनौती यह है कि जो यहाँ के छात्र पलायन कर रहे हैं, एडमिशन तो लेते हैं लेकिन क्लासेस वो अटेंड नहीं करते। तो इसके लिए आपके पास क्या है स्कीम है? कैसे बच्चों को आप क्लास के लिए मोटिवेट कर पाएंगी? शुरुआती दौर में सबसे पहले हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा, या मेरे ख्याल से चैलेंज होगा कि बच्चों के साथ पहले एक फेस टू फेस इंटरेक्शन या रैपो डेवलपमेंट पे काम करना पड़ेगा। एक बार रैपो डेवलप हो जाएगा, जब बच्चों को ये समझ में आएगा कि जो चीजें उन्हें बाहर मिल सकती हैं वही चीजें हम उन्हें यहाँ उपलब्ध करा सकते हैं, तो आई थिंक कि बच्चे भी बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होंगे हमारी मतलब हमारी क्लास में आने के लिए। लेकिन हाँ, उनको ये विश्वास जरूर दिलाना पड़ेगा। ट्रस्ट बिल्डिंग और रैपो बिल्डिंग बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा इसे, मतलब इनिशियल डेज के लिए। एक बार वो ट्रस्ट और एक बार वो रैपो बन गया, जहाँ पे हम बच्चों को ये समझा पाएंगे कि हाँ, उन्हें वो चीजें मिल जाएंगी जो उन्हें कहीं बाहर जाने के बाद मिलता है। और आई थिंक कि मैं बहुत बड़ी रोल मॉडल हो पाऊंगी उन लोगों के लिए उस टर्म में, जहाँ मैं बैंगलोर में पढ़ाने के बाद या बैंगलोर में इतने दिन तक काम करने के बाद बिहार में आकर पढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ। तो आई थिंक कि एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट भी होगा मेरे लिए। माइनस पॉइंट तो ये है ही कि शायद लोगों को लगेगा कि मैं बाहर से आई हूँ, पता नहीं मैं समझ पाऊंगी या नहीं। लेकिन ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होगा, खास करके न्यू जनरेशन को अट्रैक्ट करने के लिए, मुझे ऐसा लगता है। आपने बताया कि चूंकि आप यहाँ से बिलोंग करती हैं तो मुझे लग रहा है शायद आपको होम सिकनेस वगैरह ऐसा कुछ है। तो बिहार एक बहुत बड़ा ब्रॉड एरिया है। तो ऐसा संभव हो सकता है कि आप जिस एरिया से बिलोंग करती हो आपका चयन वहाँ ना हो करके कहीं अन्य ज़िले में कर दिया जाए, तो फिर क्या आप फिर बेंगलोर ही रह जाएंगी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जो इंसान, आप पता नहीं आप में से कितने लोगों को बैंगलोर का कल्चर पता होगा, मुझे नहीं पता। या जरूर रहते होंगे लोग, क्योंकि आजकल बिहार से बहुत सारे लोग बैंगलोर में आके रह रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपके बहुत करीबी लोग होंगे यहाँ। तो यहाँ का कल्चर ऐसा है जहाँ पर लैंग्वेज की प्रॉब्लम है, कल्चर की प्रॉब्लम है, इवन की बेसिक चीजों की प्रॉब्लम है। जो चीजें हम बहुत हैबिचुअल है, वो चीजें हमें यहाँ ओके, आसानी से मिलती। वेरी गुड। तो अगर मैं यहाँ एडजस्ट कर सकती हूँ, तो बिहार तो फिर भी अपना ही है, चाहे वो कोई सा भी शहर हो, कोई सा भी क्षेत्र हो। ओके, ओके, तो वेरी गुड। बेसिकली तो फिर हम वहीं से हैं, ओरिजिनलिटी तो यस। हमारी वहीं से है। ओके, आई होप कि मैं बहुत मिताली मैम, ये बताएं आपके अंदर कोई 5 ऐसे साइकोलॉजिकल फैक्ट्स बताएं जिससे मुझे यह लगे कि आप अन्य शिक्षकों से बेहतर, क्योंकि आप जैसे बहुत से अन्य अन्य, चूंकि इसमें मुझे लग रहा है लगभग 17 राज्यों से आ रहे हैं, तो आप इकलौती ऐसी नहीं है जो बाहर से यहाँ पर आ रहे हैं। तो जी। ऐसा आप में क्या खास है कि मैं आपका चयन करूँ? आप में कौन से ऐसे फैक्ट्स हैं? क्या विशेषता है आपकी?
सबसे मुझे पहले 5 अपने मनोवैज्ञानिक गुण बताइए जो आपके जी, अंदर हैं जी। फैक्चुअली। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, मैंने एज़ अ स्कूल काउंसलर और एज़ अ चाइल्ड काउंसलर मेरा एक्सपीरियंस रहा है। तो बच्चों के मनोविज्ञान को समझने में मेरे ख्याल से मैं थोड़ी-सी ज़्यादा सक्षम हूँ, क्योंकि मैंने एज़ अ काउंसलर काम किया है। मेरा काम रहा है उनके शिक्षण मतलब उनकी एजुकेशनल प्रॉब्लम को देखने की। रघुवंश सर प्लीज़ आप अपने आप को म्यूट कर लेंगे, थैंक यू। तो मेरा काम रहा है उनके एजुकेशनल प्रॉब्लम, इमोशनल प्रॉब्लम, उनके पर्सनल प्रॉब्लम्स को देखने का। तो वो एक बहुत बड़ा एडवांटेज है मेरे अंदर, जो शायद लोगों में थोड़ा-सा कम हो सकता है, शायद। हो सकता है कुछ लोग हों उसमें भी अच्छे। दूसरा, मैं बहुत ही ज़्यादा एम्पैथी कैरी करती हूँ अपने अंदर। मुझमें वो मुझे लगता है वो मेरा बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। समटाइम मेरे लिए वो बहुत बड़ा मतलब पुल बैक भी होता है, बट मैं ओके। बहुत ज़्यादा एम्पैथेटिक पर्सन हूँ, तो मुझे और इमोशनल इंटेलिजेंस भी मेरे पास में मेरे ख्याल से थोड़ा-सा हाई रहता है मेरा। मैं हमेशा सिचुएशन को समझ के और लोगों के हिसाब से अपने आप को ढाल सकती हूँ ओके, ताकि दैट्स वेरी गुड। मिताली मैम, आपने साइकोलॉजी पढ़ा है, साइकोलॉजी को आप चूँकि साइकोलॉजी की विद्यार्थी रही हैं, तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, भारतीय दर्शन को अगर देखें या भारतीय फ़िलॉसफ़ी को देखें, तो आप किन्हें साइकोलॉजी के एक पिलर के रूप में देख पाती हैं? भारत में कोई हैं जिन्हें हम कह सकते हैं कि हाँ, भले ही वो साइकोलॉजी में साइकोलॉजी की बुक्स में हो सकता है आपको उनका नाम ना मिले, लेकिन आपको लग रहा है कि हाँ, रियल में इन्होंने साइकोलॉजी की नींव एक तरह से रखी है, इनडायरेक्टली या डायरेक्टली। ऐसे कोई हैं आपकी संज्ञान में? अ, अगर मैं भारतीय दर्शन के परिप्रेक्ष्य में बात करूँ तो मैं बहुत ज़्यादा लोगों से प्रभावित हूँ, बट अगर साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से बात करूँ तो कहीं न कहीं फिर हमें जाकर गीता या फिर भगवान कृष्ण के इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित होती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि वो जो दर्शन हमने वर्ल्ड को दिया है, या वो जो दर्शन हमें मिला है अपने पूर्वजों से, वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो बहुत प्रैक्टिकल है। आप लाइफ के किसी भी कॉर्नर में उसको यूज़ कर सकते हैं, अपने एजुकेशन के किसी भी कॉर्नर में उसको यूज़ कर सकते हैं। साइकोलॉजिस्ट नहीं कह सकते उनको, मुझे पता है कि आपका क्वेश्चन एक साइकोलॉजिस्ट के बारे में था, तो शायद हम लोग उसको साइकोलॉजिस्ट नहीं कर सकते हैं, बट भारतीय दर्शन की जहाँ तक बात आती है, मैं भगवत गीता के ज्ञान से या कृष्ण के ज्ञान से बहुत ज़्यादा प्रभावित रहती हूँ। अगर साइकोलॉजिस्ट की बात करूँ तो अरुण कुमार सिंह है मिताली, या आपने ऐसे ही। ये आपने कहा कि मैं उन्हें एज ए साइकोलॉजिस्ट नहीं मान सकती। आप मुझे ये बताइए, साइकोलॉजी की मुख्य विशेषता क्या है? व्यक्ति के प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को निकालना, उनके व्यवहार को समझेंगे तब सॉल्यूशन को कहीं न कहीं रिकवर कर पाएँगे। मैं थोड़ा-सा डिफर करूँगी राज सर आपसे यहाँ, क्योंकि हम कभी भी सॉल्यूशन नहीं देते। हम कोशिश करते हैं कि जो इंसान हमारे पास आया है अपने प्रॉब्लम के साथ, उनको वो इनसाइट दे सकें, उनमें वो सूझ विकसित करें, बिल्कुल, तो या क्या वो आप बुद्ध कि की वो अपने फ़िलॉसफ़ी से प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूँढ तो सकें। आप बुद्ध की फ़िलॉसफ़ी से प्रभावित नहीं हैं? बुद्ध आपको एज ए साइकोलॉजिस्ट नज़र नहीं आ रहे हैं? साइकोलॉजिस्ट एज़ सच मैंने सिर्फ़ इसलिए वो एक पॉइंट बोला कि शायद वो साइकोलॉजिस्ट नहीं है, क्योंकि जब हम ओके, ओके। साइकोलॉजिस्ट की बात करते हैं, तो हम उनकी बात करते हैं जिन्होंने थ्योरीज़ दिए हैं हमें, जिन्होंने सिद्धांत दिया है एक्चुअली साइकोलॉजी। मेरा क्वेश्चन ये था कि वो हो सकता है हाँ, साइकोलॉजी में अपनी जगह रखते हों या ना रखे हों साइकोलॉजी की किताबों में, लेकिन साइकोलॉजी को बहुत हद तक प्रभावित किया है। ओके, थैंक जी, यू जी, सो मच मैम। ओवर टू यू डॉक्टर सुहीना मैम। थैंक यू। गुड इवनिंग मिताली। गुड इवनिंग सुरीना मैम। काफी बातें हुई साइकोलॉजी से रिलेटेड, थोड़ी सी बातें हुई, आपकी पर्सनल जो भी एक्सपीरियंस है उससे रिलेटेड बातें हुई। मुझे बेसिकली आपके रिसर्च पोर्शन से रिलेटेड बातें करनी है, तो आप बता सकते हैं कि आपका पीएचडी का टॉपिक क्या था? जी मैम। सो मेरा पीएचडी का टॉपिक था स्टडीज ऑन टीचर इफेक्टिवनेस एंड ऑक्यूपेशनल स्ट्रेस विद स्पेशल रेफरेंस टू इमोशनल इंटेलिजेंस ऑफ कॉलेज एंड हाई स्कूल टीचर्स। कॉलेज एंड हाई स्कूल टीचर। जी, जी। आप बता सकते हैं पीएचडी का फुल फॉर्म क्या है? जी, पीएचडी का फुल फॉर्म है डॉक्टर ऑफ फिलोसफी। तो आपने जो हाई स्कूल बताया और क्या बताया, हाई स्कूल और कॉलेज, हाई कॉलेज स्कूल एंड टीचर? कॉलेज टीचर। कॉलेज टीचर्स, तो क्या आपको डिफरेंस मिला ऑक्यूपेशनल टीचर्स स्ट्रेस में हाई स्कूल एंड कॉलेज टीचर्स के बीच में? हाई स्कूल
स्कूल और कॉलेज टीचर्स के बीच में अनफॉर्चुनेटली मैंने नहीं चेक किया, क्योंकि आपको भी पता होगा, और जैसा कि हमारे साथ में समय और समय की प्रतिबद्धता बहुत ज्यादा होती है जब हम पीएचडी कर रहे होते हैं। बहुत सारा कुछ एक बार में फिनिश करना होता है, तो मैंने हाई स्कूल और कॉलेज टीचर्स को एज अ ग्रुप लिया था, ना कि टू डिफरेंट ग्रुप में बांटा था। मैंने टू डिफरेंट ग्रुप में बांटा था, जिनके हाई इमोशनल इंटेलिजेंस थे और जिनके लो इमोशनल इंटेलिजेंस थे, उनको मैंने टू डिफरेंट ग्रुप में लिया था। वो कॉलेज टीचर भी थे और वो हाई स्कूल टीचर भी थे। बट जब अगर मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करूं, जो मैंने फील किया वाइल मैं डेटा कलेक्शन ले रही थी, मैं पर्सनली सबसे मिलने गई थी। थैंक्स, तभी उस टाइम पे कोविड का प्रॉब्लम नहीं था, तो मैंने पर्सनली संथाल परगना के ऑलमोस्ट 6 जिले में गई थी, जो भी हमारे आसपास के एरिया थे। तो वहां पे जो मैंने फील किया, स्कूल टीचर्स में ऑक्यूपेशनल स्ट्रेस ज्यादा था कॉलेज टीचर्स के मुकाबले। कॉलेज टीचर्स के स्ट्रेस लेवल बिल्कुल डिफरेंट डिफरेंट थे, स्ट्रेसेस डिफरेंट थे। हाँ, बट मैंने इस चीज को अपने थीसिस में कहीं भी अलग से मेंशन नहीं किया है। आपने कहा कि आपका दो कंपैरेटिव ग्रुप था, एक हाई इमोशनल इंटेलिजेंस और दूसरा लो इमोशनल इंटेलिजेंस। इसको आपने बांटा कैसे? पहले मैंने मतलब ऐसा तो नहीं कहूंगी कि मैंने टू कंपैरेटिव ग्रुप्स लिए थे, लेकिन मैंने सबसे पहले इमोशनल इंटेलिजेंस स्किल अप्लाई किया था अपने सब्जेक्ट्स पे। उसके आधार पे जो मुझे स्कोर्स मिले, हाई एंड लो स्कोर्स, उसके आधार पे मैंने ये देखने की कोशिश की कि जिनके लो स्कोर्स हैं उनका ऑक्यूपेशनल स्ट्रेस इंडेक्स कहाँ तक जा रहा है और उनका टीचर इफेक्टिवनेस कैसे मैप कर सकते हैं। और सेम चीज मैंने हाई इमोशनल इंटेलिजेंस के साथ देखा था। तो मेरा सवाल वही है कि आप हाई एंड लो इमोशनल इंटेलिजेंस ग्रुप के उन्हीं टीचर्स का ऑक्यूपेशनल स्ट्रेस को कैसे फाइंड आउट किए? मतलब आपने हाई इमोशनल एंड लो इमोशनल इंटेलिजेंस को कैसे बांटा? जब हमने स्कोर्स निकाले इमोशनल इंटेलिजेंस इंडेक्स पे, तो उसके आधार पे जिन लोगों ने कम स्कोर किया था वो लोग इमोशनल इंटेलिजेंस के अंदर के ग्रुप में आ रहे थे, और जिन्होंने हाई स्कोर किया था वो हाई इमोशनल इंटेलिजेंस में थे। उसके बाद मैंने ऑक्यूपेशनल स्ट्रेस इंडेक्स अप्लाई किया था उन लोगों पे और टीचर इफेक्टिवनेस। तो जिन लोगों का ऑक्यूपेशनल स्ट्रेस इमोशनल इंटेलिजेंस के आधार पर मैंने ये देखा था कि जिनका हाई है उनका ऑक्यूपेशनल स्ट्रेस कैसा है, उनका टीचर इफेक्टिवनेस कैसा है, और जिनका लो है उनका दोनों किस लेवल पे जा रहा है। हम समझ रहे हैं, बट मेरा सवाल ये है कि आप जो बांटे इमोशनल इंटेलिजेंस को, वो मैनुअल के आधार पर बांटे थे या किसी फॉर्मूले के आधार पर? नहीं नहीं, स्कोर्स के आधार पे, किसी फॉर्मूले के आधार पे नहीं। आई मीन मैनुअल में जो मेंशन रहता है कि ये स्कोर आने पर हाई इमोशनल एंड ये स्कोर आने पर लो इमोशनल, इसके बेसिस पे। जी जी जी। मतलब आपने किसी फॉर्मूले के आधार पर इसको नहीं किया, जैसे मीन प्लस माइनस 1 एसडी जो होता है, ये एक फॉर्मूला होता है जिसके आधार पर हम लोग कर सकते हैं। नहीं किया था। ओके ओके ओके। आप स्टेजेस स्टेजेस बता सकते हैं, जो साइकोलॉजिकल रिसर्च के स्टेजेस हैं उसको सीक्वेंस वाइज बता सकते हैं? मैं नहीं समझ पा रही कि आप इसको फिर से बताइए मुझे, क्या पूछते हैं। साइकोलॉजिकल रिसर्च के जो स्टेजेस होते हैं, जैसे अगर हम लोग पीएचडी रिसर्च करते हैं तो के उसके जो स्टेजेस ऑफ स्टेजेस। हाँ, रिसर्च आप पूछिए। हाँ, तो साइकोलॉजिकल रिसर्च का सबसे पहला जो स्टेज होता है वो है डेफिनेशन ऑफ प्रॉब्लम और सिलेक्शन ऑफ टॉपिक। सबसे पहला स्टेज होता है। सेकेंड स्टेज होता है हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन। थर्ड स्टेज होता है रिसर्च, सॉरी, सबसे सेकेंड होता है हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन। थर्ड स्टेज होता है सैम्पलिंग एंड फोर्थ स्टेज होता है लिटरेचर रिव्यू। देन फिफ्थ स्टेज होता है डेटा इंटरप्रिटेशन। देन सिक्स्थ स्टेज होता है डेटा इंटरप्रिटेशन, एनालिसिस एंड डिस्कशन। तो मतलब रिव्यू हम लोग हाइपोथेसिस के बाद लेते हैं या पहले लेते हैं? बाद में लेते हैं मैम, पहले तो हमें हाइपोथेसिस बनाना पड़ेगा अपने प्रॉब्लम के इस पे ना। तो हम लोग हाइपोथेसिस किस बिहाफ में बनाते हैं? अपने प्रॉब्लम्स के डिपेंड पे कि हम क्या जांचना चाहते हैं, हम क्या देखना चाहते हैं। तो पहले हम रिव्यू का उसके आधार मतलब पे क्या हुआ? फॉर्मुलेशन करते हैं। रिव्यू रिव्यू हम लोग क्यों देखते हैं? क्या जरूरत है रिव्यू? रिव्यू देखते हैं कि हमारा जो हाइपोथेसिस है उसको कितना सपोर्ट मिल सकता है या उसको क्या सपोर्ट नहीं मिल रहा है। उसके आधार पे हमारा रिसर्च गैप क्या होगा, या उस आधार पे कितना काम हो चुका है आज तक और हमने क्या किया है, उसके बाद ही हमें वो पता चलता है कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं अपने रिसर्च के लिए। तो अगर हम पहले हाइपोथेसिस बना ले देन फिर बाद में रिव्यू देखें और कहीं ऐसा देखें कि मेरे रिव्यूज सपोर्ट नहीं कर रहे हैं हाइपोथेसिस को, तो फिर तो मुझे हाइपोथेसिस बदलने पड़ेंगे। कहलाएगा मैम मेरे ख्याल से। अकॉर्डिंग टू देखिए सब रिव्यू सेकंड
हमेशा आप जी मैम। रिव्यू सेकंड पोजीशन में आता है। प्रॉब्लम लेंगे, देन रिव्यू लेंगे, देन हाइपोथेसिस, क्योंकि हम लोग हाइपोथेसिस बनाते हैं रिव्यू के बेस पे। मे बी टॉपिक शायद आपने मैं सिलेक्शन कहीं किया, मिस कर दी हूँ, हो सकता है मैंने कहीं मिस कर दिया हो, बट जनरली मेरा ऐसा ही मानना है, या जो चलिए कोई मुझे बात याद आ रहा है, मतलब मुझे वही याद आ रहा है, मुझे नहीं पता, हो सकता है मैं कहीं मिस कर रही हूँ। नहीं। चलिए, आप हाइपोथेसिस के बारे में जानते हैं, आप हमको बता सकते हैं वन टेल एंड टू टेल हाइपोथेसिस क्या होता है? वन टेल एंड टू टेल हाइपोथेसिस, आई एम नॉट वेरी श्योर। आई थिंक वन टेल हाइपोथेसिस जहाँ पे, नहीं मैम मुझे नहीं, मैं श्योर नहीं। अच्छा, कोई बात नहीं। नेक्स्ट ये बताइए, डिफरेंस बताइए मेरे को थोड़ा सा रिसर्च मेथड एंड रिसर्च मेथोडोलॉजी के बीच। रिसर्च मेथड्स, जहाँ तक मुझे लगता है, रिसर्च मेथड्स वो मेथड्स होते हैं या वो पद्धतियाँ होती हैं जो हम अपने रिसर्च के लिए यूज करते हैं, और रिसर्च मेथोडोलॉजी का अम्ब्रेला टर्म है जिसके अंदर वो हर कुछ जो रिसर्च से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स या सब्जेक्ट्स या और जो भी प्रोसेस है वो सारा कुछ रिसर्च मेथोडोलॉजी के अंदर आता है। वो एक पूरा अम्ब्रेला टर्म है, और रिसर्च मेथड वो पर्टिकुलरली बिलोंग करता है जो रिसर्च में हम जिस तरीकों को अपनाते हैं या जो डिजाइन लेकर जो हम अपना काम करते हैं, जहाँ तक इसमें आ रहा है। बता सकते हैं कि हम लोग फैक्टोरियल डिजाइन का यूज क्यों करते हैं? जब फैक्टोरियल डिजाइन का यूज तब करते हैं जब हमारे पास में ऐसे कई कारक या फैक्टर्स होते हैं जिनके बारे में हमें डिटेल से जानना होता है। मैं बहुत श्योर नहीं हूँ अभी, शायद मैं भूल चुकी हूँ उस चीज को, लेकिन जब हमें किसी फैक्टर्स किसी नहीं, मतलब एक से अधिक, दो से अधिक फैक्टर्स के बारे में, उनके बीच के संबंधों के बारे में जानना होता है, तब हम फैक्टोरियल स्टडीज करते हैं। ओके। टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर के बारे में बता पाएंगे? ये कंसेप्ट कहाँ से लिया गया है? टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर कहाँ से लिया गया है? किस चीज में इसकी बात होती है? टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर हाइपोथेसिस से रिलेटेड टॉपिक है, बट मैं बहुत ज़्यादा श्योर अभी नहीं हूँ टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर के। आपको टाइप 1 टाइप 2 एरर नहीं पता? अच्छा, ये बता सकते हैं नहीं पीएचडी में पता कौन? है सर, मैं बिल्कुल भूल गई हूँ, अच्छा, पता अच्छा, है, ओके, मैंने ओके। सुना है ये हाइपोथेसिस से रिलेटेड, सुना नहीं है, पढ़ा है एक्चुअली, बट अभी एकदम से स्किप है, नहीं पता मुझे अभी। अच्छा, अच्छा, इट्स ओके। Suina ma'am, here is time foundation, जी, so I think we should go for. या श्योर श्योर श्योर। Okay, thank you so much, ma'am. Over to you, Dr. Babita ma'am. सर हम नहीं कर पाएंगे, नमिता मैम को बोल, नमिता सिन्हा। Oh, ma'am. सर आप भी कर लेंगे, नहीं तो बेटर होगा अगर नमिता मैम नहीं है तो। तो Namita फिर ma'am is here. Pragya Tiwari, are you? हाँ हाँ है वो। Yes, Pragya ma'am. जी 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 राज साहब। ये थर्ड चेयर आपको मैं सौंप रहा हूँ क्योंकि वो नहीं उपलब्ध है अभी सर, तो फॉर साइकोलॉजी सेक्शन ओनली 5 मिनट यू हैव, ओके? जी 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 ओके। जी बिल्कुल बिल्कुल सर। हेलो जी मिताली मैम। जी मैम, नमस्ते मैम। जी नमस्ते मैम। मैम कौन सा फील्ड आपका सबसे अभी का सबसे बेस्ट फील्ड आपका कौन सा है? एक्चुअली सच बताऊं, फील्ड मैंने बहुत काम किया काउंसलिंग में, तो पहले कुछ दिनों तक था, अभी अभी दिसंबर में मैंने एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर जैसे ज्वाइन किया है, तो साइकोपैथोलॉजी पढ़ा रही हूँ आजकल बच्चों को, और ट्रांसपर्सनल साइकोलॉजी पढ़ाया है बच्चों को, तो मैम अभी मतलब थोड़ा सा वो हॉट किस पॉट फील्ड हो से गया मैं था। आपसे बात करूँ तो आप ज्यादा कंफर्टेबल फील करेंगे? आप कोई भी, मैं कोशिश करूंगी, मैं मान लीजिए हम सब पढ़ ही रहे हैं तो पता नहीं, कोशिश करूंगी, आप मुझसे पूछ लीजिए, मैं कोशिश करूंगी जितना मुझसे हो पाएगा। आप थ्योरी बता सकती हैं क्या मैम? कौन सा? आप हैपनी परसेप्चुअल थ्योरी दी थी, तो वो थ्योरी आप मुझे बता पाएंगी आपकी क्या? आवाज फर्स्ट लाइन में ब्रेक हो रही है, आप फिर से बोलिए। परसेप्शन की थ्योरी है, हाँ, हैपनी दी हुई है, वो थ्योरी आप मुझे बता सकती हैं क्या?
नहीं मैम। हैब ठीक है, कह रही हैं मैम। एग्जीक्यूटिव हैब हैब। हैब HEBB। अच्छा, हैव थ्योरी। यस। ओके। नहीं ओके, बिल्कुल नहीं। डायरेक्टिव थ्योरी ऑफ परसेप्शन। किसकी? गैरिट थ्योरी ऑफ परसेप्शन। गेस्टाल्ट और गैरिट? गिब्सन की ये थ्योरी है बेसिकली। गिब्सन की थ्योरी। हाँ जी, चलिए कोई नहीं, मैं मेमोरी से ही कुछ पूछ लेती हूँ। क्या मेरे ब्रेन से डिलीट हो गया था? कोई क्यों खो देता है माइंड? अब ये ऐसे टाइम पे होना एकदम जेन्युइन चीज है, तो उसके लिए कोई नहीं। बेसिकली मुझे स्ट्रक्चरलिज्म एंड फंक्शनलिज्म के डिफरेंसेस बता दीजिए। स्ट्रक्चरलिज्म या संरचनावाद, जो स्कूल ऑफ थॉट है हमारे मनोविज्ञान में, वो बेसिकली व्यवहारवाद और गेस्टाल्टवाद के बीच का एक संप्रदाय या एक बीच का सोच माना जा सकता है, जहाँ मनोवैज्ञानिकों ने नई चीजों के सोच पे या नई चीजों को बनाने पे ज्यादा जोर दिया है। और फंक्शनलिज्म जो है वो ज्यादातर कार्य पद्धति पे या फंक्शनलिटी पे डिपेंड करता है, जो सोच है। स्ट्रक्चरलिस्ट में उन्ट और वॉटसन है, और फंक्शनलिज्म के साइकोलॉजिस्ट का नाम शायद मैं भूल गई। फंक्शनलिज्म उनकी है। प्रकार्यवाद या कुछ बोला जाता है उसको हिंदी में, मैंने पढ़ा था अपने पीसी के टाइम पे, वो मनोवैज्ञानिक का नाम मिस कर रही हूँ। और मेमोरी से अगर मैं कुछ पूछूं तो चलेगा? मैं कोशिश करूंगी, मेरी मेमोरी आज लगता है मुझे लॉस्ट हो गई है, बट मैं कोशिश करूंगी। ठीक है, टीचिंग से ही मैं पूछ लेती हूँ। बच्चों की बहुत जो स्टडी है उसको बहुत इंटरेक्टिव बनाने के लिए आप कौन सी टेक्निक या क्या यूज करना चाहेंगी? लाइक बहुत सारी डिवाइसेस हैं, बहुत सारी चीजें हैं, उसमें से मतलब क्या प्रेफर करेंगी? एक तो हम लोग जो बेसिकली मैंने अपने स्कूल काउंसलिंग में भी सीखा, क्योंकि मैं लाइफ स्किल ट्रेनर थी वहाँ, और जो मैं अभी भी देख रही हूँ, बेसिकली फ्लिप क्लासरूम का जो रोल है वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव है बच्चों के लिए, आजकल के बच्चों के लिए। नई जनरेशन के बच्चे हैं, आप जब तक उनको 2 सेंटेंस बताते हैं तब तक वो आपके बारे में और आपके ज्ञान के बारे में 10 सेंटेंस ढूंढ के बैठे होते हैं। फिर आप अपना कॉन्सेप्ट जब तक फिनिश कर रहे होते हैं, उनको पहले से वो सर्च कर चुके होते हैं कि आपने कहाँ पे क्या गलती की है, छोटा सा भी मिस्टेक उनको पता होता है। तो फ्लिप क्लासरूम का जो कॉन्सेप्ट है, जहाँ पे हम बच्चों को कभी कभार पढ़ाने का मौका देते हैं, समटाइम हम लोग पीपीटी के हिसाब से या फिर ऑडियो विजुअल एंगेजमेंट जब देते हैं बच्चों को, वो चीजें बच्चों के लिए बहुत ज्यादा एंगेजिंग हो रही हैं। और जब बच्चे हमें एक्सप्लेन करते हैं, उस चीज में मैंने एक ड्रास्टिक चेंज देखा है उन बच्चों में, खास करके जो बच्चे थोड़ा सा अपने आप को बैक लेके चलते हैं, जो अपने आप को कूल डूड समझ के बैक बेंचर्स मानने को बहुत मतलब कि हम बैक बेंचर्स हैं, वो वाला जो कॉन्फिडेंस होता है, जब आप उनको मौका देते हैं प्रेजेंट करने का और हमें पढ़ाने का, देन बहुत बड़ा चीज देखा है। तो मेरे ख्याल से वो एक बहुत अच्छी पद्धति है बच्चों के लिए आजकल। बच्चों को प्रेजेंटेशन एंड ऑल, और उनको ये चीजें ये करना कि मतलब सेल्फ मोटिवेशन, असाइनमेंट्स लिखना या इसी टाइप की चीजें आप बता रही है ना। ये PQRST कोई टेक्निक है, उसके बारे में कभी सुना है क्या? ये बेसिकली मेमोरी एनहांसिंग टेक्निक ही कही जाती है। चंकिंग से रिलेटेड, और PQRST मेथड में एक्चुअली मेरे ख्याल से जो वो है पर्पस, क्वेश्चन एंड रिवीजन और रिपीटिशन, देन ऐसे। बिल्कुल नियर बाई है। हाँ मतलब थोड़ी सी मिस हो रही हूँ कहीं पे, ऐसे फिर क्लास पे सेल्फ एनालाइसिस, नियर बाई है PQRST। सेल्फ एनालिसिस, देन टी से साइड टीचिंग या ऐसे कुछ टेस्ट है। या प्रीव्यू, PQ से क्वेश्चनिंग आपने बता दिया, R रीड, RS से सेल्फ रिसाइटेशन एंड टेक। हाँ मैम सेंसरी में थैंक यू। सेंसरी मेरा मेमोरी नेटवर्क प्रॉब्लम है? नहीं, हाँ हाँ नहीं, मेरे यहाँ में भी हो सकता है। हाँ।
मोटिवेशन में जाइगार्निक इफेक्ट बता सकती हैं क्या? जी, Zeigarnik इफेक्ट है, जो उनका मेजर कॉन्सेप्ट था, रिकॉल इज बेटर देन रिकॉग्निशन। रिकॉग्निशन इज बेटर देन रिकॉल, सॉरी, रिकॉग्निशन इज बेटर देन रिकॉल। जो वर्क हम आधा करके छोड़ते हैं उनको उसको हम ज्यादा बेहतर याद रख पाते हैं उन कार्यों के मुकाबले जिनको हम पूरा फिनिश कर चुके होते हैं। हाफ वर्क समथिंग ऐसा कॉन्सेप्ट था। जो वर्क हम आधा में छोड़ देते हैं या जिस कार्य को हमने अधूरा छोड़ा हुआ होता है उस कार्य को हम बेहतर रिकॉल कर पाते हैं उन कार्यों की अपेक्षा जिन्हें हमने फिनिश कर दिया होता है। बेटर वो कहते भी हैं कि ये मेरे पीटी टेस्ट का कॉन्सेप्ट था, फिर मैंने कभी उसको रिपीट नहीं किया, इसलिए कोशिश कर रही हूँ याद करने का। तो मेरे ख्याल से हाफ वर्क कुछ था शायद। Okay, Pragya ma'am, here is time foundation, so I think that is the enough for ma'am. If you don't mind जी for interrupting, yeah. Thank you. ओके थैंक यू सो मच मिताली मैम। आप तो खुद ही टीचिंग फील्ड से जुड़ी हुई हैं और आप हम सबसे शायद अनुभवी भी ज़्यादा हैं। सीनियर है शायद क्या मैम हम अनुभवी लोग हैं से। ही। अभी नहीं हो सर, देखिए कितने सारे क्वेश्चन मैंने स्किप नहीं नहीं, किए, सुनीता एक्चुअली मैम देखिए किए, प्रज्ञा मैम। टेबल के इस पार और टेबल के उस पार में बहुत अंतर होता है। वो चीज़ें हम सभी जिस तरह से आप फेस कर पा रही हैं, जिस स्तर पे आपने फेस किया वो भी काबिल तारीफ़ है। जो मैंने एक सूक्ष्म ऑब्जर्वेशन किया उसके आधार पर मैं एक दो चीज़ें बताना चाहूँगा। जैसे कि प्रज्ञा मैम ने आपसे आपसे पूछा था कि आपकी किसी में स्पेशलाइजेशन या कोई आपका मजबूत पक्ष है या साइकोलॉजी में, चूँकि बहुत सारे ब्रांचेज हैं। तो देखिए मुझे लगता है वैसे आप तो जो आपको उचित लगेगा वो करिएगा, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि अगर आप इंटरव्यूअर को एक पूरा खुला बाउंड्री दे रही हैं ना, तो साइकोलॉजी में ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जब आप इस तरह कह रही हैं कि हाँ आप कहीं से पूछ सकते हैं, तो एक तरह से आप बैल मुझे मार वाली कहीं न कहीं बात हो जाएगी, ठीक है? क्योंकि अगर आप इस तरह कह रही हैं ना तो उनके लिए पूरा खुली चुनौती दे रही हैं, तो फिर आपको बहुत टफ से टफ टास्क आप इसको ऐसे कह सकते हैं सर आपने बहुत वैसे चुनौतीपूर्ण टास्क दिया, लेकिन मुझे लग रहा है अगर शायद आप इस सेक्शन के पूछ सकते हैं, वैसे तो नहीं, सभी। मैंने पता नहीं राज सर आपने मिस किया शायद, मैंने प्रज्ञा मैम को बोला था कि मैं बहुत सालों से काउंसलिंग कर रही हूँ और ट्रांसपर्सनल साइकोलॉजी पढ़ा रही हूँ नहीं, नहीं और तो वो चीज़ें। साइकोपैथोलॉजी पढ़ा रही हूँ। लेकिन आपकी इच्छा है तो आप कहीं से भी पूछे, मैं ट्राई करूंगी, मैंने अच्छा, ये अच्छा। बोला था। अगर आपने ऐसा बोला था तब तो वेरी स्मार्ट मैंने आंसर यही है। बोला था शायद ओके, मैंने। ओके। एग्जैक्टली मुझे किया था सर, बट क्या है कि मैं अभी जस्ट से आई हूँ No, no, सीखने के लिए it's okay, it's okay, it's okay. Very smart answer then. Thank you so मैंने much. बोला था तो प्रज्ञा मैम परसेप्शन पे आ गई। मैंने इनको बोला था कि मैं साइकोपैथोलॉजी और ट्रांसपर्सनल साइकोलॉजी पढ़ा रही हूँ और काउंसलिंग मेरा पॉडरे रहा है क्योंकि मैं काम कर रही थी काउंसलर की Okay, तरह। okay. एक और चीज मुझे ये काउंसलिंग के टाइम पे मैंने सोचा था मैं आपसे एक चीज पूछूंगी। बेसिकली गाइडेंस एंड काउंसलिंग बहुत सिमिलर थिंग है, तो इसका डिफरेंशिएशन मतलब ये मैं हर इंसान से जानना चाहती हूँ। जो मेरा अपना है, क्योंकि मैंने सिर्फ काउंसलिंग की है, गाइडेंस का कोर्स नहीं किया था। मैंने काउंसलिंग पे कोर्स किया था, गाइडेंस का नहीं किया। बट मेरा जो अपना एनालिसिस है एज अ साइकोलॉजिस्ट, हम लोग सब बहुत ज्यादा फिक्स हो जाते हैं अपने अपने डेफिनेशन को लेके। हम लोग इंडिविजुअल डिफरेंशिएशन और डेफिनेशन पे बहुत विश्वास करते हैं। तो जो मेरा डेफिनेशन है गाइडेंस के लिए, गाइडेंस मीन्स कि जहाँ पे आप परामर्श देते हैं, निर्देश देते हैं, यू शुड गो लाइक दैट। तो जनरली ये करियर काउंसलिंग में यूज होता है। जब पर्सनल काउंसलिंग की बात आती है, जब काउंसलिंग की बात आती है, तब आप सिर्फ वहां पे होते हैं उनके लिए, वहां पे होते हैं एज अ लिसनर, एज अ लाइक सपोर्ट सिस्टम, एज अ एड ऑन या एज अ असिस्टेंट आप उनके पास होते हैं उनको मदद करने के लिए। पर जहाँ पे गाइडेंस की बात आती है, कहीं ना कहीं आप बहुत मास्टर होते हैं, बहुत स्किल्ड होते हैं चीजों को ये बताने के लिए कि अगर आप में इस चीज का एप्टीट्यूड है तो आपको ये करियर लाइन चुनना चाहिए, आप में इस चीज का है तो आपको इस तरफ का एजुकेशन देखना चाहिए। तो बेसिकली वो उस संदर्भ में यूज होता है। मैम बेसिकली इसको डिफरेंशिएट ऐसे भी कर सकते हैं क्या? मतलब मैं आपसे सजेशन ले रही हूँ कि लाइक गाइडेंस डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम्स के लिए बेसिकली होता है एंड ये इमोशनल इंटेंस प्रॉब्लम्स के लिए होता है काउंसलिंग। कह सकते हैं, बट फिर वही है, थोड़ा सा वो डेफिनेशन ओवरलैप करेगा, क्योंकि जब हम गाइडेंस और काउंसलिंग की बात कर रहे हैं तो आपको कहीं ना कहीं बहुत एक क्लियर बाउंड्री लाइन होनी चाहिए। क्लियर बाउंड्री लाइन होती है मैम। एक गाइडेंस बेसिकली आप करियर पर्सपेक्टिव या एजुकेशनल स्ट्रीम चुनने के लिए दे सकते हैं, और काउंसलिंग जब आता है तो वो
हर तरह से दिया जा सकता है, हर चीज़ के लिए दिया जाता है। तो वो भी जो आप बोल रही हैं वो भी एक तरह से बहुत बड़ा बाउंड्री लाइन है। बट हाँ, मतलब पता नहीं, मैंने उस हिसाब से शायद सोचा नहीं। हाँ, राज सर। थैंक यू मैम। ये वैसे प्रज्ञा मैम ने बहुत सही क्वेश्चनिंग किया था। ये चीज़ से आपको फेस करना पड़ सकता है क्योंकि जब भी आप जी, काउंसलिंग की बात करें, क्योंकि ये चीज़ मेरे भी दिमाग में हिट किया था, मैं भूल गया था पूछना। जी, एनीवे, ओवरऑल बहुत अच्छा मैम। पहला क्वेश्चन था जो कि मैं बेडरूम से निकलते हुए स्किप कर गया मेरे माइंड से। या तो एक्चुअली हाँ, आपसे पहले भी मैम से बात हो रही थी तो मैम से मैं ये सोचा था पूछने के लिए, लेकिन ये सच कहिए तो मुझसे भी स्किप कर गया। एनीवे मैम, ऐसे ऐसे एक्चुअल में है क्या ना, अभी हम लोग अभी साक्षात्कार जाने से पहले जितने खुद से सोचे क्या प्रश्न बन सकता है, ठीक है, तो वो सब चीज़ें हम लोग के लिए बहुत गुड होगा। ओवरऑल थैंक यू सो मच मैम, आपके माध्यम से हम सब ने बहुत कुछ सीखा और आपके इमिटेशन है ना कि एक दूसरे से प्रभावित होकर के, तो वही चीज़ें हैं, आपसे हम सभी बहुत प्रभावित हुई क्योंकि आपकी फ्लुएंसी लेवल बहुत अच्छी थी और आप बहुत ही गुड वे में आपने अपने साक्षात्कार दिया और कॉन्फिडेंस की तो खैर कमी है ही नहीं, आप खुद ही टीचर हैं तो फिर क्या कहना। ओवर टू यू सुहिना मैम, एनी सजेशन? थैंक यू। कोई नंबर मिताली मैम, बहुत अच्छा रहा आपका सेशन। बस ये कहना है कि चूंकि जितने भी हम लोग पीएचडी कैंडिडेट्स हैं उनसे मैक्सिमम रिसर्च से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे ही जाएंगे और वो काफी डेप्थ लेवल पे भी होंगे। तो हम लोग को ज्यादा से ज्यादा फोकस करना चाहिए कि रिसर्च से रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट हो, चाहे वो सरफेस लेवल पे हो चाहे डेप्थ लेवल पे हो, एटलीस्ट उसको हम लोग फॉलो करें, वो बहुत जी, इम्पोर्टेंट मुझे है। बिना किसी एक्सक्यूज के, बस प्रॉब्लम मेरे साथ क्या हुई कि मैंने सोचा था कि जब मेरा इंटरव्यू होगा मैं थोड़ा-सा प्रिपेयर करूँगी, बट अनफॉर्च्युनेटली मेरी तबीयत ऐसी नहीं हो पाई। मुझे लग रहा था कि मैं आई बोलूँगी अंडरस्टैंड मैं मैम, नहीं इट्स कर ओके, इट्स पर मैं ओके। नहीं करना चाह रही। मैम हाँ एक्च नहीं, ये कोई बड़ी बात नहीं, ये आपका एक तरह से पायलट स्टडी की तरह हाँ, हो नहीं, गया, यस। थैंक यू, ताकि आपके नेक्स्ट के लिए आप सजेशन प्रिपेयर सच हो में जाए। बहुत वैल्यूएबल है। और मैंने सच में रिसर्च पार्ट शायद कहीं पे मिस हो गया है मेरे से, क्योंकि शायद हम लोग इतना उलझ जाते हैं ना रोज वाले इसमें, तो जो पढ़ाती हूँ बस वही पढ़ती रहती हूँ। तो जी इस वजह से शायद मैंने मिस कर दिया। हाँ, मैं कोशिश करूँगी, कोशिश नहीं, मुझे पक्का पॉलिश करना ही पड़ेगा। मैं एक बार जरूर देखूंगी। यहाँ सिद्धार्थ ओके, सर। बस थैंक यू सो मच थैंक सुनीता। यू। रियली हाँ, मैम, सुहिना मैम ने बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न एक पूछा था, जी, टाइप वन जी, एरर, जी। टाइप टू एरर, ये बेसिक नीड है, आपको जानना चाहिए कि क्या होता है क्योंकि पता आप, नहीं मैंने कैसे मिस कर दिया है। क्योंकि पीजी में अमूमन, हम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ करता था ये। या क्योंकि सही है। अमूमन पीएचडी में जो गलती एक शोधार्थी करता है तो यही तो करता जी, है कि जी, अपने नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करने की बजाय रिजेक्ट, रिजेक्ट करने की बजाय एक्सेप्ट, यही अमूमन होता है, तो ये सब चीज़ें यही हाँ। टाइप वन टाइप टू एरर से नहीं, सच में रिलेटेड है। एक्चुअली मुझे लगता है मैंने बहुत दिन से रिसर्च हाँ, मेथोडोलॉजी इट्स शायद ओके ही मैम, ये सीखी है। पायलट है इसीलिए तो इससे हम लोग अपनी अपनी कमी जान पाएंगे। और नहीं, एक, बहुत ज़रूरी है सर, थैंक यू। या इसीलिए मैंने आज स्किप नहीं किया, लास्ट वीक भी मैं, स्किप हो गया था, या ओके। कि नहीं किया। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। प्रज्ञा मैम, एनीथिंग एल्स इफ यू वांट टू से? मैम का कॉन्फिडेंस लेवल एंड वे ऑफ टॉकिंग तो मतलब टच वुड बहुत अच्छा है। 10 आउट ऑफ 10 है, तो उसमें मैं कोई कमेंट कर ही नहीं सकती हूँ। और बस ब्रश अप करते रहिए मैम, नॉलेज इससे ज्यादा क्या बोला जाए, पक्का, हम पक्का। लोग खुद ही उसी फेज में है। नहीं, नहीं, पक्का कोशिश करूँगी। और थैंक यू आपका, सुरीना मैम का और राज सर का, इतना पॉजिटिव इंटरव्यू लेने वाले मुझे वहाँ मिल गए, तो मैं तो बस दैट वाज़ ऑल। ज्यादा थैंक यू। पॉजिटिव एटमॉस्फेयर मैम, मतलब मुझे एक्चुअली आप कल जुड़ी नहीं थी तो शायद आपको, हाँ, या तो जैसा कि जो अनुभव उन्होंने बताया जो इंटरव्यू दे चुके हैं, उनका यही कहना था कि वहाँ पे बहुत पॉजिटिव वे में इंटरव्यू चल रहा है। रहता है सर। मैंने बैंगलोर में भी 2 या 3, जैसे मैं आपको बता रही थी, तो लोग बहुत पॉजिटिव, बहुत ओपन रहते हैं। शायद ही कोई नेगेटिव पर्सन मिलता है हमें। अब